आज है 18 जून। चलिए हम आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। असल में ना मुझे कुछ कार्य था, इसलिए मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, ये बनवाई गई है पीपीटी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें चित्र फिगर वगैरह इनका यूज कम होगा। ठीक है, या फिर है ही नहीं आई थिंक, लेकिन डेटा और फैक्ट से भरी हुई है सारी की सारी क्लास। बस मैं इमेजेस को नहीं लगा पाया हूँ। ठीक, चलिए तो पहला प्रश्न ये है कि विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें से सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन ये है कि एजिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की 20.5% आबादी 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की होगी। ठीक, ये पहला है। दूसरा विकल्प है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 24% वृद्ध पुरुष कामगार हैं, जबकि केवल 7% वृद्ध महिलाएं कामगार हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें विकल्प का चयन करना है कि केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या उपयुक्त दोनों सही हैं, या फिर कह रहा है कि उपयुक्त में से एक भी कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि दिए गए दोनों के दोनों कथन सही हैं। ठीक, अब देखो इस फैक्ट्स को आपको रखना है अपने दिमाग में और लिख लेना है, नोट कर लेना अपनी डायरी में। क्यों? क्योंकि देखो जब भी जनसंख्या से संबंधित कोई डेटा होगा या फिर कोई ऐसे होगा या कोई आंसर आप लिख रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड आप ये उसमें ये फैक्ट डाल पाओगे। ठीक है, या फिर मान के चलिए आप वुमन का पार्टिसिपेट का जो वर्किंग पार्टिसिपेट जो लोअर है यानी कम है, महिलाओं की जो काम में भागीदारी कम है, उससे संबंधित अगर आप कुछ चीज़ें लिख रहे होंगे या आप महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ चीज़ें लिख रहे होंगे, तो आप उसमें ये चीज़ डाल लोगे। ठीक है, ये ऐसे फैक्ट डाल लोगे। ठीक है, कि जहाँ पुरुषों की 24% हिस्सेदारी है, वहीं महिलाओं की कितनी है? महज 7% है। ठीक है, आगे आते हैं कि एजिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की आबादी में 20% से ज़्यादा हिस्सा 60 वर्षीय या उससे अधिक आयु का होगा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 25% वृद्ध लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है तथा 59% वृद्धजनों के पास कोई डिजिटल डिवाइस उपलब्ध नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि 2011 में 60 वर्ष या उससे अधिक आबादी का हिस्सा भारत में केवल 8.6% था। ठीक है, 2011 में बताया गया है। और आगे कह रहा है कि भारत में वृद्धजनों की देखभाल के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर कदम उठाए जाते रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना व राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन, आपको पता है G7 का उद्भव कैसे हुआ, G7 क्यों आया ऑयल क्राइसिस के बाद में? तो हमने कल की क्लास में बात की थी इसके बारे में। ठीक है, आपको दिमाग में रहनी चाहिए, अगर दिमाग में से निकल गई हो तो एक बार फिर से देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में निम्न में से कौन से पहलू शामिल हैं? उनमें से बताना है कि प्रौद्योगिकी की पहुँच। ठीक है, यानी कि पहुँच यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। दूसरा कह रहा है कि प्रौद्योगिकी का विकेंद्रीकरण, यानी ऐसा ना हो कि केंद्रीकरण हो उसका, कि कहीं एक स्थान पर या फिर कुछ स्पेसिफिक जगहों पर उसका केंद्रीकरण ना हो, वो ग्रामीण से लेकर शहरी तक हर क्षेत्र में पहुँचे। ठीक, यानी और साथ ही साथ न केवल क्षेत्र में पहुंचे बल्कि हर व्यक्ति के पास भी पहुंचे। ठीक, और फिर कह रहा है तीसरा कि प्रौद्योगिकी के लिए यानी तकनीकी के लिए उपयोग किए जाने वाले साझा संसाधन। ठीक, साझा संसाधन। ठीक है, यानी कि जो हम संसाधन यूज करेंगे उनकी ठीक ठाक पहुंच हो। ठीक, अब इसमें ऑप्शन दे रहा है डी पे उपयुक्त सभी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखो, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर जोर दिया था। ठीक है, ये आप लोग ना थोड़ा सा दिमाग में दे लेना, ये जो बार बार नाम आ रहा है ना प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है, ये आपके आंसर राइटिंग में काम देगा। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है अपने में। ठीक, जिसका आशय प्रौद्योगिकी और उसके लाभों को अधिक आबादी तक पहुंचाने की प्रक्रिया से है। ठीक है, देखो आगे कह रहा है प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण का सामाजिक महत्व यह है कि डिजिटल डिवाइड, देखो डिजिटल डिवाइड ये कितने महत्वपूर्ण वर्ड है, इनको दिमाग में रखना है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि देखो एक तरफ जहाँ कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, कोई आईफोन चला रहा है, कोई कुछ, वहीं किसी के पास ऐसी स्थिति होती है कि किसी के पास कीपैड वाला मोबाइल भी नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है, और जहाँ किसी के पास इंटरनेट ऑलवेज अवेलेबल है, तो और दूसरे ऐसे इंसान हैं जिनके पास इंटरनेट का डेटा ही नहीं है उनके पास। ठीक है, तो ये जो डिजिटल डिवाइड है ना, ये कहीं ना कहीं लोगों को जो अवसर हैं, ये अवसर है असल में देखा जाए तो, ये अवसर नहीं, उनकी अवसर तक पहुंच नहीं है। जिन लोगों की टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है, जिन लोगों की जो आज की वर्तमान जो तकनीकी आ रही है, जो इनोवेशन हो रहे हैं, अगर ये लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अवसर की समता नहीं है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो डिजिटल डिवाइड को कम करता है। ठीक, साथ ही शिक्षा संसाधनों, स्वास्थ्य सेवा की जानकारी और वित्तीय सेवाओं की अधिक आबादी तक उपलब्धता सुनिश्चित करता है। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अगर आज इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो आपसे कभी कंपटीशन कर पाएगा पढ़ाई में? नहीं कर सकता।
क्योंकि आप तकनीकी के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप पूरे देश से जुड़े हुए हैं, आप बेहतर से बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं घर पर बैठ के, लेकिन वो व्यक्ति नहीं ले सकता। अगर उसके पास मोबाइल हो भी, अगर इंटरनेट नहीं है तब भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये अंतर है। आगे पढ़ते हैं कि प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के द्वारा छोटे व्यवसायी नए उद्यम शुरू करने, नवाचार करने और अलग अलग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में समर्थ बनता है। भारत में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्र के सबसे अच्छे उदाहरण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन सर्विस सेंटर, नमो ड्रोन दीदी पहल और भारत एआई मिशन है। इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस लाइन में जिस जिसका नाम आया उन सब के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। उनमें से ज़्यादातर पर हम बात कर भी चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक, ये इंग्लिश वालों के लिए है। देखते हैं, देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस नगर निकाय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन है बेंगलुरु महानगर पालिका, दूसरा है पूर्वी दिल्ली नगर निगम, तीसरा है पूर्वी चेन्नई नगर निगम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी बेंगलुरु महानगर पालिका। ठीक है, देखो हाल ही में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने प्रत्येक घर पर प्रतिमाह, क्या है, प्रतिमाह ₹100 का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत शहरी निकाय उपयोगकर्ता शुल्क या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकर लगा सकती हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2020-21 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि CPCB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन, ये देखिए ये है डेटा, ठीक है, 1,60,038.9 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कुल एकत्रित अपशिष्ट में लगभग 50% को किसी न किसी रूप में उपचारित किया जाता है, जबकि 31.7% उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन ही नहीं किया जाता। ठीक, ये किसका डेटा है, ये CPCB का डेटा है, यानी कि ये महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक, अगला कह रहा है कि तरंग शक्ति अभ्यास निम्नलिखित में से किस सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। ऑप्शन है भारतीय थल सेना, दूसरा है भारतीय वायुसेना, तीसरा है भारतीय तटरक्षक बल और चौथा है भारतीय जल सेना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि भारतीय वायुसेना। ठीक है, देखो अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नाम से अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन करेगी। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में पश्चिम भारत में और दूसरा चरण पहले चरण में ये पश्चिम भारत नहीं होगा बल्कि ये दक्षिण भारत होगा। ठीक है, पहले चरण में दक्षिण भारत में और दूसरा चरण जो है वो पश्चिम भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन है 2027, दूसरा है 2025, तीसरा है 2026 और चौथा है 2023। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि 2025। अब देखो इसके बारे में, ये जो योजना क्या है वो इस लाइन में समझेंगे। एक बार यहाँ से समझते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2023 में आरंभ किया गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना यानी कि DHIS, ये देखिए DHIS यानी कि डिजिटल हेल्थ, एक बार यहाँ से देख लीजिए, देखो डिजिटल हेल्थ प्रमोशन, ये देखो प्रमोशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम का उद्देश्य मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाते से जोड़ना है। यह योजना को जो 1 जनवरी 2023 को शुरू की गई थी, अब 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई माइग्रेट पोर्टल, क्या है, ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है एक्सिम बैंक और चौथा है ICICI बैंक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक, कह रहा है कि ई माइग्रेट पोर्टल को वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक, इसके जरिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया था। यह मुख्य रूप से इमिग्रेशन चेकिंग की आवश्यकता वाले देशों में जाने वाले ब्लू कॉलर श्रमिक, अब देखो यहाँ पर ये शब्द आया है ब्लू कॉलर वर्कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, जिसको भी पता हो ये सब के बारे में बताना, ब्लू कॉलर वर्कर, रेड कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर, जिसको भी ये जानकारी हो एक बार नीचे देना। क्या करूँगा मैं कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, पिन कर दूंगा ताकि सारे लोग देख सकें। और हाँ, जिसको नहीं है जानकारी, अगर किसी को नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में मैं खुद ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ठीक, आगे कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक के साथ विदेश मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय प्रवासी श्रमिकों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए SBI ई-पे को ई माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में क्वाड समूह के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। क्वाड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके गलत कथन का चुनाव करना है। ठीक, पहला कह रहा है कि क्वाड एक सैन्य गठबंधन है। कौन सा है,
सैन्य गठबंधन, ठीक है। इधर देखिए ये सैन्य गठबंधन है जिसे परस्पर रक्षा समझौते के अंतर्गत गठित किया गया था, ठीक है। अगला देखिए आगे कह रहा है कि क्वाड देशों में विश्व की 10% आबादी रहती है, जबकि यह वैश्विक व्यापार के 18% का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। आगे आते हैं, वर्ष 2022 में क्वाड साइबर सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं, केवल 1 व 2 गलत है, दूसरा कह रहा है कि केवल 2 गलत है, तीसरा कह रहा है कि केवल 1 व 3 गलत हैं, और चौथा कह रहा है कि केवल 3 गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि केवल 1 और 2 गलत हैं। अब ये गलत कैसे हैं वो देखो पहली बात तो ये कि इसमें कह रहा है 1 और 2 गलत है, तो ये तो डाटा बेकार है, ठीक है। ये डेटा सही नहीं है, इसका डाटा जो भी है वो आगे हम बताते हैं, ठीक। और ये जो है ये क्वाड एक सैन्य गठबंधन है, भाई सैन्य गठबंधन नहीं है, ठीक है। घोषित तौर पर इसको सैन्य गठबंधन के तौर पर देखता है, चीन देखता है, रूस देखता है, लेकिन असल में ये सैन्य गठबंधन नहीं है, ठीक। देखो क्वाड की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत द्वारा एक रणनीतिक कूटनीतिक साझेदारी के द्वारा की गई थी, ठीक है। यह ना तो कोई सैनिक गठबंधन है और ना ही परस्पर रक्षा समझौता है। वर्ष 2007 में क्वाड समूह ने आसियान क्षेत्रीय मंच के आयोजन के दौरान अपनी पहली किंतु अनौपचारिक बैठक आयोजित की थी। क्वाड देशों में विश्व की 24% आबादी रहती है, समझ में आया, तथा विश्व की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 35% तथा वैश्विक व्यापार के 18% का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। 1 मिनट, यहाँ शब्द क्या है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। देखो ईमानदारी से बताना है आपको, ठीक है। वैसे हर किसी को जानकारी होगी इसके बारे में, लेकिन एकदम सही ईमानदारी से बताना, क्या सच में जीडीपी के बारे में एकदम सही पता है आपको या नहीं, ठीक है। ये जैसे जीडीपी, जैसे एनडीपी, ठीक है, जैसे एनएनपी, ठीक है, और क्या एनडीपी क्या होता है, एनडीपी, और देखो और क्या होता है एनआई, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता है या नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या शब्द होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक। देख लेते हैं, देखो वर्ष 2022 में क्वाड देशों के बीच साइबर सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की गई थी। अगर पता ना हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। वर्ष 2022 में ही इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप का मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी समुद्री सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। हालांकि क्वाड समूह अब सुरक्षा संवाद से आगे बढ़कर व्यापक लक्षण के साथ बहुआयामी साझेदारी में तब्दील हो गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत और इटली के प्रधानमंत्री ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। भारत और इटली के रणनीतिक संबंधों पर विचार करके सही कथन का चुनाव करना है। यूरोपीय संघ में इटली भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, पहला ऑप्शन। आगे कह रहा है कि भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग 1976 से अस्तित्व में है। तीसरा कह रहा है कि दोनों देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मिलन का आयोजन किया जाता है। तो इसमें से हमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, यानी कि केवल 2 व 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं। यानी कि भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग का जो अस्तित्व में आया है, भारत और इटली आर्थिक सहयोग, वो 1976 में, और दोनों देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मिलन होता है, ठीक। अब ये कि भारत यूरोपीय संघ में इटली भारत का दूसरे सबसे बड़ा साझेदार देश है, तो ये विकल्प सही नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं आगे, ठीक है। देखो इसकी एक्सपीरियंस क्या कहती है कि इन दोनों देशों के बीच 1947 में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और 2023 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में इन दोनों संबंधों को अपग्रेड कर दिया गया। यूरोपीय संघ में इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि यूरोपीय संघ में पहला सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जर्मनी और दूसरा बेल्जियम है। लोगों ने फ्रांस को सोचा होगा, लेकिन फ्रांस पहले दूसरे में नहीं आता है, ठीक है। और बेल्जियम के बारे में आपको पता है कि ये वेनिलक्स कंट्रीज का भाग है, ठीक। वर्ष 2023 में दोनों देशों के मध्य प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इटली भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में भी शामिल हो गया है। देखो इटली के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इटली एक बहुत बड़ी समस्या से अभी जूझ रहा है, और वो है इसमें निम्न जन्म दर, ठीक है, निम्न जन्म दर। यानी कि ये देश ना बूढ़ा होता जा रहा है, यहाँ पर बच्चियों का जन्म कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि नई जनरेशन बहुत कम आ रही है, और इससे इटली बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक। कुछ हैं देश, जैसे एक इटली हो गया, एक जापान हो गया, कुछ एक आध दो देश हैं जहाँ पर ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक। आगे आते हैं, जो कल का प्रश्न था कि हाल ही में चर्चा में रहा फिलाडेल्फी कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि मिस्र तथा गाजा के बीच सीमा क्षेत्र पर 14 किलोमीटर लंबी पट्टी है, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ाया था सही से। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन 14 जून 2024 को निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इसका कॉमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।